हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और 30 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रुप डी एग्जाम हो या ग्रुप सी का। और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज। तो यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें अंडरलाइन करके एक इडियम या फ्रेज दिया गया होगा, उसका आपको मीनिंग बताना है। उसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 2 स्टेट्स ट्राई टू इन्फोर्स ए ट्रीटी विच वॉज ए डेड लेटर। तो दोस्तों, डेड लेटर यहाँ पे ये अंडरलाइन है और ये ईडियम है। इसका मीनिंग क्या होगा? तो दोस्तों, डेड लेटर का मतलब होता है ऐसा कानून जो अब लागू ना हो, ऐसा कानून जो अब लागू ना हो। तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने ट्राई टू इन्फोर्स ए ट्रीटी, एक ट्रीटी को लागू करने की कोशिश की, विच वॉज ए डेड लेटर। वो कैसा था? वो ऐसा कानून था जो कि अब लागू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेड लेटर का मीनिंग आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नॉट वेल थॉट आउट, ऐसा कुछ जो सही से सोचा ना गया हो, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। नो लॉन्गर इन फोर्स, यही इसका राइट आंसर होगा। नो लॉन्गर इन फोर्स, जो प्रभाव में ना हो अब। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नो लॉन्गर इन फोर्स। बाकी नो लॉन्गर रेलिवेंट, तो ऐसा कुछ जो रेलिवेंट यानी कि प्रासंगिक ना हो, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नो लॉन्गर इन फोर्स। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिए गए हैं ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ किडनैपिंग सी बिकेम अफ्रेड ऑफ हर ओन शेडो। तो अफ्रेड ऑफ हर ओन शेडो, ये जो इडियम है इसका मीनिंग आपको बताना है। तो अफ्रेड ऑफ हर ओन शेडो का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना या डर जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ किडनैपिंग, किडनैपिंग की न्यूज़ सुन करके सी बिकेम अफ्रेड ऑफ हर ओन शेडो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो बहुत ज़्यादा डर गई। तो पहला ऑप्शन है कोल्ड एंड डिस्टेंट, मतलब ठंडा, और डिस्टेंट मतलब दूर, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन है अफ्रेड ऑफ हर ओन सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए जो है डरी हुई हो, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। वेरी नर्वस एंड इजिली फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा नर्वस और आसानी से फ्राइटेंड मतलब भयभीत होने वाला, तो यही इसका राइट आंसर होगा। जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया हो और बहुत आसानी से घबरा जाए, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाए, तो उसको क्या कह सकते हैं? अफ्रेड ऑफ हर ओन शेडो। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया गया है अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, यानी अकेले होने से डरना, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है टू बी फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ईमानदार। टू बी फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदार होना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब आसानी से इसका आप मीनिंग बदल सकते हैं। वर्दी मतलब क्या होता है? वर्दी मतलब योग्य, सक्सेसफुल मतलब सफल, और ऑनेस्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है? ईमानदार। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी। बाकी ओबीडियंट मतलब क्या होता है? जो कहना मानता हो, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। तो यहाँ पे आपका ऑनेस्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब आपको दिया गया है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है उसको अगर इंप्रूव करने की जरूरत है तो इंप्रूव करना है, अदरवाइज जो है आपका आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। दिया गया है द मैन हु हैड जंप्ड इनटू द लेक मैनेज टू स्विम एशोर। तो व्यक्ति जो झील में, लेक मतलब झील, तो जो झील में कूदा था, मैनेज टू स्विम एशोर, वो जो है किनारे तक तैरने में सफल रहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द मैन हु हैड जंप्ड इनटू द लेक, ये जो पार्ट है अंडरलाइन, क्या इसमें कोई एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है द मैन हु हैड नहीं होना चाहिए, हु जंप्ड इनटू द लेक, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज्ड,
तो द मैन हु जम्प्ड यहाँ पे होगा, ना कि हु हैड जम्प्ड। द मैन हु जम्प्ड, एक व्यक्ति जो कूदा था, इनटू द लेक, झील में, मैनेज टू स्विम अशोर, वो किनारे तक आने में, किनारे तक तैर कर आने में सफल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हु जम्प्ड इनटू द लेक, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हु जम्प्ड इनटू द लेक यहाँ पे होना चाहिए था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। यहाँ पे भी अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है, दिया गया है आई एम वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट सिंस मंडे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पार्ट है अंडरलाइन, आई एम वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट, क्या यहाँ पे कोई एरर है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आई एम वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट सिंस मंडे, यहाँ पे टाइम दिया गया है, और इसको जो है अगर आप हिंदी में करेंगे तो मैं मंडे से इस असाइनमेंट पर काम कर रहा हूँ। तो ये जो टेंस बनेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे आई एम वर्किंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई हैव बीन। आई वॉज वर्किंग भी नहीं होगा, आई हैड टू बी वर्किंग भी नहीं होगा, आई हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट सिंस मंडे। सिंस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि मंडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है सिंस आता है, और टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है फॉर आता है। फॉर आता है ड्यूरेशन के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए, और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय के एक निश्चित बिंदु के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट होना चाहिए था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब आपको दिया गया है हिज जर्नी टू श्रीलंका वॉज ऑफिशियल, उसकी श्रीलंका की यात्रा ऑफिशियल थी, आधिकारिक थी, विथ नो फ्रिल्स अटैच्ड। तो विथ नो फ्रिल्स, नो फ्रिल्स एक तरह का इडियम है जिसका मतलब होता है बिना ताम झाम के, बिना ताम झाम के। तो क्या यहाँ पे नो फ्रिल्स जो अंडरलाइन है इसमें कोई एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे कोई एरर नहीं है, उसकी जो जर्नी थी श्रीलंका की वो आधिकारिक थी, विथ नो फ्रिल्स अटैच्ड, यानी बिना ताम झाम के थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया है, इसका पैसिव बताना है, पैसिव वॉइस इसका क्या होगा। दिया गया है सी बिगिंस हर डे विद ए कप ऑफ कॉफ़ी, वो अपने दिन की शुरुआत करती है एक कप कॉफ़ी के साथ। तो यहाँ पे जो है इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, टेंस देखना है। सी बिगिंस हर डे, यहाँ पे कौन सा टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज या एम या आर। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमेशा रहती है, और फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले आ जाता है। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखना है जहाँ पे इज एम आर आना चाहिए। तो इज यहाँ पे है, इज यहाँ पे है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे हैज़ बिगिन हर डे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अब आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आना चाहिए। तो सी बिगिंस ये वर्ब है, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हर डे ये जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हर डे जो है पहले आना चाहिए, हर डे यहाँ पे पहले है, और यहाँ पे जो है इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे इज के बाद बीइंग दिया गया है, बीइंग बिग्यून, तो बीइंग यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। हर डे इज बिग्यून, तो यही इसका राइट आंसर आएगा। इज यहाँ पे आ गया क्योंकि हर डे जो है सिंगुलर है, उसके लिए इज आएगा, और बिग्यून वर्ब की थर्ड फॉर्म विद ए कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें एक कप ऑफ कॉफ़ी इज बिगनिंग हर डे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले हर डे आना चाहिए था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ए ग्रेट मैन एक्नॉलेज मी एज ए फ्लैटर टू हिम। तो दोस्तों इसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको टेंस देखना है। टेंस कौन सा है, ए ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड, तो यहाँ पे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही, और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे बाई नहीं आएगा। एक्नॉलेज या नो, यहाँ पे नो
या एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना और नो मतलब जानना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्नॉलेज या नो के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता बल्कि टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद टू प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। ए ग्रेट मैन एक्नॉलेज मी। मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये जो है पहले आ जाएगा और सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो मी का हो जाएगा सब्जेक्टिव केस आई। तो आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाई ए ग्रेट मैन। यहाँ बाई आ गया इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ भी बाई है इसलिए गलत हो जाएगा। आई एम, तो एम तो होगा ही नहीं। आई वॉज या वाज होगा या तो वर होगा। तो आई वॉज यहाँ पे दिया है, आई वॉज एक्नॉलेज्ड एज ए फ्लैटर टू ए ग्रेट मैन। ठीक है, ए ग्रेट मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो टू प्लस ए ग्रेट मैन यहाँ पे आ जाएगा। तो डी ऑप्शन यानी कि यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आई वॉज एक्नॉलेज्ड एज ए फ्लैटर टू ए ग्रेट मैन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है, लेट अस हेल्प हिम। इसका जो है पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, लेट अस हेल्प हिम, उसकी चलो मदद करते हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा। और यहाँ पे पैसिव वॉइस जब लेट से सेंटेंस शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो लेट ही आ जाता है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। और लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले तो आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ पे लेट हिम आ जाएगा और उसके बाद जो है बी लगा करके बनाते हैं, लेट हिम बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प्ड। ठीक है, लेट हिम बी हेल्प जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, लेट हिम बी हेल्प्ड। और बाई के साथ जो है सब्जेक्ट आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि अस जो होता है ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो अगर नहीं लगाएंगे तब भी सही होगा। और यहाँ पे लगा हुआ है ऑप्शन में, तो यहाँ पे इसको भी सही माना जाएगा, बाई अस। ठीक है, अगर दूसरा ऑप्शन होता जहाँ पे बाई अस नहीं लगा होता, लेट हिम बी हेल्प्ड होता केवल, तो वो जो है ज़्यादा सही माना जाता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ऑप्शन के अनुसार, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब आपको पैसिव में दिया गया है सेंटेंस, पैसिव वॉइस में, और इसका जो है आपको बताना है एक्टिव वॉइस क्या होगा। दिया गया है कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाई मी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका एक्टिव बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे कैन और बी दिए गए हैं, तो मॉडल प्लस बी पैसिव वॉइस में कब होता है, जब एक्टिव वॉइस में मॉडल होता है। मॉडल का एक पैसिव बनाते हैं तो मॉडल प्लस बी हो जाता है। तो यानी कि इसके एक्टिव वॉइस में क्या होगा, यहाँ पे कैन बी है तो एक्टिव वॉइस में केवल कैन होगा, और कैन के साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, फॉरगेट होगा, और कैन आना चाहिए। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शैल दिया गया है, शैल आई एवर फॉरगेट, तो ये नहीं होगा। कैन आई एवर फॉरगेट, यही इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे विल दिया गया है, यहाँ कोड। ठीक है, तो कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स, इसका जब पैसिव होगा बनाएंगे तो कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाई मी। तो कैन हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और आई यहाँ पे बाई मी है, सब्जेक्ट आपको पता है पैसिव वॉइस में बाद में आ जाता है बाई के बाद, और ऑब्जेक्टिव केस में आता है, लेकिन जो है एक्टिव वॉइस में वही सब्जेक्टिव केस में होता है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, ये पहले आ जाएगा, कैन आई एवर फॉरगेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फॉरगेट हो जाएगा, दोज हैप्पी मोमेंट्स। ठीक है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द लेबरर्स वर डिगिंग ए कैनाल। तो पैसिव वॉइस में बदलना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, टेंस देखना है। टेंस कौन सा है, द लेबरर्स वर डिगिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है, वाज या वर प्लस बीइंग, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आ जाता है, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई प्लस सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखना है, जहाँ पे वाज या वर ना हो उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन में इस दिया गया है, ये हट जाएगा, हैड बीन दिया गया है डी ऑप्शन में, ये हट जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए कैनाल जो कि ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा, ए कैनाल, और वाज
यहाँ बीइंग डग दिया गया है और यहाँ पे डग दिया गया है, तो बीइंग डग होना चाहिए, ठीक है, वाज या वर और उसके बाद बीइंग प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म। तो ए कैनाल वाज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इनके लिए एक वर्ड आपको बताना है। तो दिया गया है वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा कोई जो किसी चीज को पहली बार करता है तो उसको क्या बोलते हैं? लीडर बोलते हैं। तो लीडर मतलब तो नेता होता है, ये नहीं होगा। मॉडल जो मॉडलिंग करता है, ये भी नहीं होगा। फोर रनर, फोर रनर का मतलब क्या होता है? पूर्वज, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, पायनियर। कोई व्यक्ति जो पहली बार किसी काम को करता है तो उसको कहते हैं पायनियर। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब फिर से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है दैट विच कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सकता है उसको क्या कहेंगे? एडिबल, तो एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, खाने योग्य जिसको खाया जा सकता है। पैलेटेबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। और फिर दिया गया है पोर्टेबल, तो पोर्टेबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीने योग्य, पीने योग्य। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर का पोर्टेबल। बाकी जो है कल्पेबल मतलब क्या होता है? दंडनीय। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है आपको, अब दिया गया है वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल। ऐसा व्यक्ति जो ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना ही डल होता है। डल मतलब बुद्धू टाइप का। तो ऐसा व्यक्ति जो ना बहुत ज़्यादा समझदार होता है और ना ही डल होता है उसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी मतलब साधारण, तो ये यहाँ पे नहीं हुआ। एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। फेयर मतलब क्या होता है? फेयर मतलब जो है अच्छा या बेस्ट, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। मीडियोकर, मीडियोकर मतलब क्या होता है? औसत दर्जे का, औसत दर्जे का। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा एवरेज में और मीडियोकर में। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मीडियोकर। क्योंकि एवरेज जो है, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब औसत। तो इसमें जो है मान लीजिए बहुत से लोग हैं, उसमें सभी लोग जो है बुद्धिमान हैं, तो जो एवरेज होगा वो भी बुद्धिमान ही होगा। लेकिन यहाँ पे मीडियोकर का मतलब क्या हो जाता है? ऐसा व्यक्ति जो ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना ही जो है डल हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है औसत दर्जे का व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मीडियोकर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दिया गया है पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसा व्यक्ति जो एक लाइफ जी रहा है कठोर आत्म अनुशासन वाली, यानी कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अनुशासन रखता हो, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ रखता हो, बहुत संयम से रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? हीडोनिस्ट, हीडोनिस्ट मतलब क्या होता है? सुखवादी। तो सुखवादी व्यक्ति तो ऐसा होता नहीं कि बहुत ज़्यादा अनुशासन में खुद को रखता हो, बहुत ज़्यादा संयम से रहता हो, वो तो जो मन में आता है वो करता है। डिसिप्लिनेरियन मतलब क्या होता है? अनुशासक। तो क्या ये यहाँ पे राइट आंसर होगा? तो दोस्तों अनुशासक व्यक्ति जो होता है वो अनुशासन दूसरों पर भी रखना पसंद करता है, मतलब ये अनुशासन प्रिय होता है। तो ये अपने ऊपर तो रखता ही है अनुशासन, और जरूरी नहीं कि अपने ऊपर रखता ही हो, लेकिन ये दूसरों को अनुशासन में जरूर रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन जो है ये अनुशासक होता है। और यहाँ पे एथिस्ट दिया गया है, तो एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे दिए गए एसेटिक, एसेटिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एसेटिक मतलब क्या होता है? तपस्वी। तो तपस्वी व्यक्ति जो होता है वो उसको दूसरों से मतलब नहीं होता है, वो अपने ऊपर अनुशासन रखता है, अपने ऊपर संयम रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेटिक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी। ऐसा व्यक्ति जो सबसे प्रेम रखता है, सबको प्यार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? इगोइस्ट, इगोइस्ट मतलब होता है अहमवादी, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत सबसे सुपीरियर समझता है, अहमवादी, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। फैटलिस्ट मतलब क्या होता है? फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी, तो ये भी नहीं होगा। ह्यूमनिस्ट मतलब क्या होता है? मानवतावादी, मानवतावादी, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा।
एल्ट्रुइस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है? परोपकारी। तो ऐसा व्यक्ति जो सबसे प्रेम रखता है उसको कहते हैं एल्ट्रुइस्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों अब आपको जो है सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है कॉल द विटनेस सैड द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ने कहा, मजिस्ट्रेट ने क्या कहा? कॉल द विटनेस, विटनेस को बुलाओ। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो है क्या हो जाएगा? तो कॉल द विटनेस, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? पहले तो उसका सेंस देखते हैं, किस तरह का सेंस आ रहा है, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। तो सैड द मजिस्ट्रेट का क्या हो जाएगा? कॉल द विटनेस। तो मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए। द मजिस्ट्रेट रिक्वेस्टेड दिया गया है, रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं। बेग्ड यानी मांग तो रहे नहीं है। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड वाला होना चाहिए। और डी ऑप्शन में दिया गया है द मजिस्ट्रेट प्रेड, उन्होंने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना तो कर नहीं रहे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे यानी कि राइट आंसर होगा द मजिस्ट्रेट ऑर्डर। और इंपरेटिव सेंटेंस में जो है कनेक्टिव के रूप में टू आता है, तो टू आ जाएगा टू कॉल द विटनेस। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब आपको फिर से इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर सैड हिज न्यू एम्प्लॉयर। उसके नए एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता ने कहा हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर, क्या इस तरह का काम पहले तुमने किया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वहाँ पे कनेक्टिव जो है क्या आता है? इफ या वेदर आता है, इफ या वेदर आता है। ठीक है, तो इफ या वेदर, इसमें वेदर सब में दिया गया है। और इसके अलावा जो है आप ये देखेंगे टेंस कौन सा है, हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैड के अलावा जो है आपको यहाँ पे हैज़ दिख रहा है, हट जाएगा, ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हैड है और यहाँ पे भी हैड है, तो इसको चेक करते हैं दोनों को। इज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। हिम, वेदर, अब यहाँ पे ही आ गया, तो हैव यू, यू जो है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है ही, ठीक है। हिज न्यू एम्प्लॉयर मतलब उसके नए एम्प्लॉयर ने उससे कहा, तो उसी से कहा, तो यानी कि ही जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही आ जाएगा, तो ही यहाँ पे सही है। ही हैड डन दैट सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर, तो इसमें कोई एरर नहीं है, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डी में देखेंगे तो हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन, यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे दिस आ गया। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दिस का दैट हो जाता है, तो दिस नहीं होगा, यहाँ पे दैट होना चाहिए था। बाकी सब सही है, सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर यहाँ तक सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दिया गया है राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट, तो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया गया है, तो यानी कि इसका डायरेक्ट आपको बनाना था, यहाँ गलत टाइप हुआ है, इसका डायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट, तो यहाँ राहुल सेज है, और यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो यानी कि जो है इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अजहर लव्स क्रिकेट इसी तरह जो है आना चाहिए। यहाँ राहुल सैड दिया है, तो सेज अगर यहाँ पे है तो यहाँ सैड नहीं हो जाएगा, यहाँ भी सैड है, राहुल सेज यहाँ दोनों में है। और यहाँ पे अजहर लव्ड क्रिकेट, तो यहाँ पे जो है टेंस चेंज कर दिया गया, जबकि यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो केवल दैट लग जाएगा, राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है आई केम होम लास्ट नाइट सैड ही, उसने कहा मैं पिछली रात घर आया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? तो सैड ही, ये जो है ही सैड हो जाएगा,
और फिर जो है यहाँ पे अफर्मेटिव है तो दैट लगेगा और टेंस चेंज हो जाएगा। आई केम होम पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, यानी कि जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ही सेड दैट ही हैड कम होम लास्ट नाइट यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों जब लास्ट नाइट होता है तो इनडायरेक्ट में जो है उसका हो जाता है द प्रीवियस नाइट। यहाँ लास्ट नाइट दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी लास्ट नाइट है ये गलत हो जाएगा। तो ही सैड दैट ही हैड कम होम द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का क्या हो जाता है द प्रीवियस नाइट। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। बाकी डी ऑप्शन में ही सेज दिया गया है, सैड ही का ही सैड होना चाहिए था, तो डी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब फिर से आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, दिया गया है द बिगर सैड पावर्टी इज ग्रेट कर्स। तो पावर्टी इज ग्रेट कर्स यानी कि गरीबी जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो ये जो है एक फैक्ट है, जो साइंटिफिक फैक्ट होता है या कोई ऐसे ही फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, या जो है कोई ऐतिहासिक घटना होती है, या जो है कोई प्रोवर्ब होता है यानी कहावत होती है, या कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, तो वहाँ पे जो है टेंस चेंज नहीं किया जाता। तो यानी कि यहाँ पे जो है टेंस चेंज नहीं होगा, द बिगर सैड और दैट लगा करके जो है हम इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट। द बिगर सैड पावर्टी, यहाँ दैट नहीं लगा इसलिए गलत हो जाएगा। द बिगर सैड दैट पावर्टी इज ए ग्रेट कर्स, तो यही जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी में देखेंगे द बिगर सैड दैट पावर्टी वॉज, यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया गया तो इसलिए गलत हो जाएगा, और यहाँ भी हैड बीन कर दिया गया तो गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब दिए गए हैं बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी आई सेड टू हिम। मैंने उससे कहा बी केयरफुल सावधानी रखो, द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फिसलन भरी हैं। तो यहाँ पे ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस का जो है जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंस के अनुसार जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है। तो यहाँ पे जो है सावधान किया जा रहा है, तो यहाँ पे आई सैड टू हिम की बजाय क्या होना चाहिए आई वार्नड हिम। ठीक है, आई वार्नड हिम, और जो है टू लगा करके बनाते हैं इम्परेटिव में, तो टू बी केयरफुल यहाँ पे हो जाएगा। एज एज यहाँ पे आया क्योंकि के लिए, क्योंकि जो है द स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी। ठीक है, स्टेप्स आर का हो जाएगा वर, टेंस जो है चेंज हो जाएगा। तो यही जो है इसका राइट आंसर आएगा आई वार्न हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी। और इसके अलावा बी में देखेंगे आई वार्न हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स आर, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं किया गया। आई वार्न हिम टू बी केयरफुल एंड, यहाँ पे एंड आ गया बल्कि यहाँ पे एज होना चाहिए था। आई टोल्ड हिम टू बी केयरफुल, तो यहाँ पे टोल्ड कर दिया गया, और यहाँ पे एंड भी आगे है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिए गए हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको वर्ड दिया गया है कैंडिड, इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम, एंटोनिम जिसको विलोम कहते हैं, तो यहाँ पे एंटोनिम आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या होता है स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बोलता हो। तो यहाँ पे एम्बिगुअस दिया है, तो एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट। तो क्या ये जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अस्पष्ट तो कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लीजिए कुछ लिखा है वो सही से स्पष्ट नहीं है तो उसको कह देंगे एम्बिगुअस, जबकि यहाँ पे कैंडिड मतलब स्पष्टवादी होता है, और इसका अपोजिट होना चाहिए जो स्पष्ट ना बोलता हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है सीक्रेटिव। सीक्रेटिव मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गुप्त, गुप्त या संकोची, जो बातों को गुप्त रखता है या संकोच करता है, यानी कि स्पष्ट रूप से बातों को नहीं रखता है। तो यानी कि यही जो है इसका राइट आंसर होगा सीक्रेटिव। और बाकी जो है अनसर्टेन मतलब क्या होता है अनिश्चित, अनिश्चित तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। मिसलीडिंग मतलब क्या होता है, मिसलीडिंग मतलब होता है गुमराह करने वाला या भ्रामक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सीक्रेटिव, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं डिसेंट। तो डिसेंट मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों डिसेंट मतलब होता है मतभेद, मतभेद या विरोध। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या होता है डिसएग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति, और डिसएग्रीमेंट मतलब हो जाएगा असहमति।
तो ये तो इसका सिनोनिम टाइप हो जाएगा। और अनएक्सेप्टेबल इसका मतलब क्या होता है? अस्वीकार्य, जो स्वीकार न हो, अस्वीकार्य। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? सहमति या समझौता, सहमति या समझौता। और डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? विरोध या कलह। तो ये भी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डिसेंट मतलब मतभेद या विरोध, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, जिसका मतलब होता है सहमति या समझौता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं एक्विट। एक्विट मतलब क्या होता है? छोड़ देना, किसी को छोड़ देना, या जो है दोष से मुक्त कर देना, दोष से मुक्त कर देना। तो यहाँ पे पहला है जज्ड। जज मतलब न्याय करना, तो जज मतलब न्याय किया जाना, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। लॉक्ड, तो ये भी नहीं होगा, लॉक करना। कॉन्विक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्विक्ट मतलब जो है आरोप लगाना, आरोप लगाना, और यही जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्विक्ट। और बाकी कॉट मतलब पकड़ा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, कॉन्विक्ट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब आपको दिया गया है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर। अब आपको नियरली सिमिलर इन मीनिंग यानी कि सिनोनिम आपको बताना है, सिनोनिम आपको बताना है। दिया गया है ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों ऑब्स्ट्रेपरस मतलब होता है प्रचंड या उपद्रवी। तो इसका जो है सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है। लेजी मतलब आलसी होता है। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड मतलब अटपटा, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब यहाँ पे सलन दिया है। सलन मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सलन मतलब होता है उदास, तो ये भी नहीं होगा। अनरूली, अनरूली मतलब क्या होता है? उपद्रवी या अनियंत्रित, अनियंत्रित। तो यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनरूली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको सिमिलर बताना है सिनोनिम इसका। एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट मतलब क्या होता है? किसी को मुश्किल परिस्थितियों से मुक्त कर देना, मुक्त करना, मुक्त करना मुश्किल परिस्थितियों से। तो एक्सट्रिकेट मतलब मुक्त करना। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टाई मतलब तो होता है बांधना, तो ये तो एंटोनिम टाइप का हो जाएगा इसका। और कॉम्प्लिकेट मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेट मतलब उलझा हुआ, उलझा हुआ, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। पुल मतलब खींचना, नहीं होगा। फ्री, फ्री मतलब मुक्त करना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फ्री। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं क्रेडिबल, और इसका क्या बताना है? नियरली सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनिम आपको इसका भी बताना है। क्रेडिबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सकता हो, विश्वसनीय। तो सीरियस मतलब तो गंभीर होता है, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। बिलीवेबल, बिलीवेबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, और यही जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। बाकी वर्दी मतलब योग्य होता है, और चार्मिंग मतलब क्या होता है? आकर्षक या मोहक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बिलीवेबल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। खाली स्थान में आपको सबसे सही वर्ड फिल करना है, क्या होगा? इफ यू से टू समवन यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ दे विल प्रोबेबली फील। तो दोस्तों सो फुल ऑफ योर सेल्फ ये जो है एक तरह का ईडियम है, और इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है अपने ही बारे में सोचने वाली स्थिति। तो इफ़ यू आर से टू समवन, अगर आप किसी से कहेंगे यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, यानी कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दे विल प्रोबेबली फील, वो प्रायः फील करेंगे, महसूस करेंगे। क्या फील करेंगे? तो इस बात से क्या वो खुश हो जाएंगे? तो अगर आप किसी से ऐसा बोलेंगे कि आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो क्या वो व्यक्ति खुश होगा? तो खुश नहीं होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप ऐसा बोलेंगे। क्या वो काम फील करेगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शांति महसूस करेगा? तो ऐसा भी नहीं होगा।
इस बात पर क्या वो प्राउड फील करेगा? तो प्राउड भी नहीं फील करेगा, बल्कि इस बात पर वो अपसेट हो जाएगा, वो अपसेट फील करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यह है, लीला सेड द न्यू रेस्टोरेंट वॉज नथिंग टू राइट होम अबाउट, सी थॉट इट वॉज, फिर दिया गया है डैश। लीला सेड द न्यू रेस्टोरेंट वॉज नथिंग टू होम अबाउट। तो दोस्तों नथिंग टू राइट होम अबाउट ये भी एक इडियम है। इसका मतलब क्या होता है? तो नथिंग टू राइट होम अबाउट इसका मतलब होता है कि बहुत जो अच्छा ना हो, यानी कि साधारण हो। साधारण, या हम कह सकते हैं जो बहुत अच्छा ना हो, औसत टाइप का हो, जो बहुत अच्छा ना हो। तो लीला सेड द न्यू रेस्टोरेंट वॉज नथिंग टू राइट होम अबाउट। तो लीला ने जो है कहा कि जो रेस्टोरेंट था वो बहुत अच्छा नहीं था, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। सी थॉट उसने सोचा, इट वॉज अब उसने क्या सोच करके ऐसा कहा होगा? रियली टेरेबल, क्या ये बहुत भयानक था? तो इसका ये भी मतलब नहीं हो जाएगा कि वो बहुत भयानक था। जो बहुत अच्छा ना हो और बहुत भयानक भी ना हो, मतलब साधारण हो, औसत दर्जे का, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। स्प्लेंडेड मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट होता तो ऐसा क्यों कहती? उत्कृष्ट भी नहीं होगा। एक्सेलेंट मतलब क्या होता है? शानदार। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। जस्ट एवरेज, तो वो जो है जो रेस्टोरेंट था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो एवरेज था। तो इसलिए उसने ऐसा कहा, क्या कहा कि जो रेस्टोरेंट था वॉज नथिंग टू राइट होम अबाउट। ठीक है, यानी कि वो बहुत अच्छा नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।